स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है बड़े उद्योगों की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि बड़े उद्योगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसके लिए सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे एवं मध्यम उद्योगों की तरह बड़े उद्योगों को भी कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। बड़े उद्योगों की समस्याएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा छोटा रखा है। अगर आप चाहे तो आप बड़ा लिख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर ले, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका इंट्रोडक्शन के लिए एक मतलब अलग से वीडियो बना दूंगी जिस पे मैंने उसे बड़े तौर पे बताया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पूंजी की कमी। ठीक है, बड़े उद्योगों के विकास के लिए पूंजी की बहुत आवश्यकता होती है। भारत में अधिकतर लोग निर्धन हैं, ये पूंजी जमा नहीं कर पाते। जिन लोगों के पास पूंजी होती है वे पूंजी को अधिक सुरक्षित कामों जैसे संपत्ति, सरकारी बॉन्ड, व्यापारी आदि में लगाना पसंद करते और उद्योगों में धन लगाकर जोखिम नहीं उठाना चाहते। ठीक है, तो पहला होता है पूंजी की कमी। भारत में क्या होता है कि बहुत ही निर्धन लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अमीर व्यक्ति नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या होता है कि जो लोग अमीर होता है वो लोग मतलब उद्योगों पे स्थापना करने पे वो लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उद्योग जो है वो जिस भी उत्पादन से रिलेटेड उद्योग खोलना चाहते हैं वो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। ठीक है, तो वो उस पर जोखिम रहता है, तो इसीलिए वो लोग सोचता है कि सुरक्षित काम जैसे कि संपत्ति, सरकारी बॉन्ड, व्यापारी, ये सब में लगा दिया जाए, जिसमें कि उन लोग का जो पैसा लग रहा है वो सिक्योर रहे कि हाँ उससे उसको फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है वो है कुशल श्रमिकों की कमी। आधुनिक उद्योगों को उचित प्रकार से चलाने के लिए कुशल मजदूरों की बहुत आवश्यकता है। भारत में कुशल श्रमिकों का अभाव पाया जाता है क्योंकि यहाँ के अधिकांश श्रमिक खेती करने वाले किसान हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अधिकतर जो है वो लोग किसान हैं जो कि खेती करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस कारण कुशल श्रमिकों का क्या है अभाव पाया जाता है। और ये लोग क्या होता है कुछ समय के लिए शहरों में आते हैं और उद्योगों में काम करते हैं। इस प्रकार इनके द्वारा किया गया उत्पादन क्या होता है कि घटिया या फिर महंगा होता है। ठीक है, तीसरा जो है वो सस्ती साधनों में कमी। उद्योगों को चलाने के लिए सस्ती साधनों की आवश्यकता होती है। भारत में शक्ति के 3 मुख्य साधन हैं: कोयला, तेल, बिजली। कोयले की खानों में कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे बिहार तथा पश्चिम बंगाल में ही केंद्रित होने के कारण कोयले को देश के विभिन्न भागों में भेजने पर काफ़ी खर्च करना पड़ता है। बिजली उत्पादन की मात्रा बहुत कम है तथा देश को तेल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। 1973 से तेल की कीमतों में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सस्ते शक्ति साधनों का भी क्या होता है यहाँ पे अभाव पाया जाता है। यहाँ पे भारत में 3 ही साधन है। पहला है कोयला, फिर है बिजली, और तीसरा क्या है पेट्रोल। ठीक है, तेल। तो कोयला क्या है वो कुछ ही क्षेत्र में लिमिटेड है, जैसे कि वो है बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, जिस कारण कि इसको ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। दूसरा है बिजली उत्पादन, जो कि यहाँ पे बहुत कम मात्रा में किया जाता है। और तीसरा तेल, जिसके लिए उसको विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, और तेल का कीमत भी बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे सस्ते सस्ते साधन जो है वो उसका भी क्या है अभाव पाया जाता है। चौथा है कुशल प्रबंधकों की कमी। भारत में योग्य तथा कुशल प्रबंधकों और उद्योग पतियों की बहुत कमी है। देश के सामाजिक वातावरण, लोगों की रूढ़िवादी विचारधारा तथा शिक्षा की कमी के कारण भारत सदैव से एक कृषि प्रधान देश रहा है। शिक्षित व्यक्ति भी उद्योग चलाने के स्थान पर सरकारी नौकरी करना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, तो कुशल प्रबंधकों की कमी पाई जाती है। भारत में अधिकतर सरकारी नौकरी को ही महत्व दिया जाता है। तो जिस कारण भी क्या होता है कि बहुत जो पढ़े लिखे हैं वो लोग भी मतलब बिज़नेस सेटल करने से अच्छा सोचते कि हम सरकारी नौकरी करें तो वही मतलब सिक्योर रहेगा हम लोग के लिए। उस पर वो लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और उसको ज़्यादा फ़ायदेमंद समझते हैं, इसीलिए वो लोग उद्योग पर स्थापित करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, पांचवा है निर्धनता। भारत एक निर्धन देश है। गरीब उपभोक्ताओं के कारण कीमती औद्योगिक वस्तुओं की मांग सीमित रहती है। मांग सीमित होने के कारण औद्योगिक प्रगति धीमी हो जाती है।
निर्धनता के फलस्वरूप बचत कम होती है तथा निवेश भी कम होता है। ठीक है, तो भारत क्या एक निर्धन देश है। गरीब उपभोक्ताओं के कारण कीमतें औद्योगिक वस्तुओं की मांग क्या होती है कि सीमित होती है। ठीक है, और सीमित होने के कारण औद्योगिक प्रगति जो क्या है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, छठा है वित्तीय संगठनों की कमी। प्रत्येक उद्योग को समय समय पर धन की आवश्यकता पड़ती है। यदि वह धन कम ब्याज पर उचित मात्रा में मिल जाए तो उद्योग काफ़ी उन्नति कर सकते हैं। भारत में उद्योगों को लंबे समय के लिए ब्याज की दर पर ऋण देने वाले वित्तीय संगठनों जैसे औद्योगिक बैंकों की बहुत कमी है। स्वतंत्रता से पहले तो कोई औद्योगिक बैंक ही नहीं था। अब कुछ वित्तीय संगठन स्थापित किए गए हैं, परंतु ये उद्योग बहुत ही कम आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो छठा पॉइंट था वो है वित्तीय संगठनों की कमी की, यानी कि जो फाइनेंस देने के लिए जो संगठन होते हैं उस पर या तो ब्याज की बहुत अधिक दर लगाई जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि लोग ऋण लेना नहीं चाहते और उद्योग स्थापित नहीं कर पाते हैं। और या तो क्या होता है कि सरकारी जो सुविधाएं दी जा रही है वो बहुत ही सीमित होती हैं, या तो बहुत सीमित लोगों के लिए होती है, और कागजी कार्रवाई क्या होती है बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है लोग ऋण लेना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस कारण भी क्या है उद्योग स्थापित नहीं हो पाते हैं। सातवां है योजना रहित विकास। भारत में उद्योगों की स्थापना किसी योजना के अनुसार नहीं हुई। देश के शहरों जैसे बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, मद्रास, दिल्ली, बेंगलोर आदि में अधिकतर उद्योग स्थापित हो गए। इस कारण देश के दूसरे क्षेत्र अविकसित रह गए। उद्योगों की इस प्रकार की स्थापना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है, युद्ध की दृष्टि से अनुचित है तथा सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय है। ठीक है, तो योजना रहित विकास उद्योगों का जो स्थापना किया गया वो बिना योजना के किया गया, जिस कारण से उद्योग जो है बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, मद्रास, दिल्ली, बेंगलोर आदि में क्या है वो स्थापित हो गए, जिस कारण कि जो मतलब जहाँ उद्योग रहता है वहाँ का जो क्षेत्र रहता है वो विकसित हो जाता है। ठीक है, डेवलप हो जाता है, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे उद्योग स्थापित नहीं हुए। और जो डेवलपिंग होता है वो क्या होता है धीरे धीरे होता है, धीरे प्रोसेस के तहत होता है। ठीक है, तो युद्ध दृष्टि से भी ये बिल्कुल ही अनुचित होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर औद्योगिक है वहाँ पे युद्ध होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, आठवां है यातायात तथा संचार का कम विकास। उद्योगों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि यातायात तथा संचार के साधन काफ़ी विकसित हो, जिसमें कच्चा माल कारखानों में तथा तैयार माल मंडियों तक आसानी से भेजा जा सके, परंतु भारत में इन साधनों का बहुत कम विकास हो पाया है। टेलीफोन, तार, डाक आदि का भी संतोषजनक विकास नहीं हो पाया है। विदेशी व्यापार के लिए अधिकतर विदेशी जहाज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो यातायात तथा संचार का भी क्या है इंडिया में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, जिस कारण भी उद्योगों को ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और जो विदेश से जो माल मंगाते हैं उसके लिए भी विदेशी जहाज़ का यूज़ करना पड़ता है, जिससे उन लोग को ट्रांसपोर्ट का खर्चा अधिक हो जाता है। ठीक है, नौवां है सरकारी हस्तक्षेप। सन 1991 से पहले उद्योगों पर कई प्रकार के सरकारी प्रतिबंध थे। कई उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित ही नहीं किए जा सकते थे। बड़े उद्योगों के विस्तार पर कई प्रकार की रुकावटें थी। उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता था। सरकारी हस्तक्षेप के कारण भी उद्योगों का विकास घिरा ही रहा, परंतु नई उदारवादी औद्योगिक नीति के कारण यह समस्या काफ़ी सीमा तक हल हो चुकी थी। ठीक है, वृहद उद्योगों की इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं ताकि औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिल सके और वृहद उद्योगों का विस्तार हो सके। सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो वृहद उद्योग है या जो बड़े उद्योगों की समस्याओं को अब तक हमने देखा, और इस समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, भारत में वर्ष 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम शुरू किया गया था। पहली योजना से लेकर 8वीं योजना तक उद्योगों के विकास के लिए बहुत बड़ी रकम सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की गई, जिससे देश में औद्योगिक विकास की दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। पहली योजना से 8वीं योजना तक सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों के ऊपर व्यय बढ़ता ही जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन विकास दर में भी लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े उद्योगों के विकास के लिए क्या किया गया कि उसके लिए अलग से एक
योजना बनाया गया और उसमें पैसा रखा जाने लगा कि इतना पैसा बड़े उद्योगों पर खर्च किया जाएगा ताकि बड़े उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिल सके और उनकी समस्याओं को हल किया जा सके। ठीक है। दूसरा है ऋण की अधिक सुविधाएं। देश में औद्योगिक विकास को तेज गति करने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की ऋण देने वाली संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे 1948 में औद्योगिक वित्त निगम, 1954 में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यूनिट ट्रस्ट आदि जैसे कई वित्तीय संस्थाएं स्थापित की गई जिनके द्वारा उद्योगों को वित्तीय सहायताओं को पूरा किया जाता है। ठीक है। तो ऋण की अधिक सुविधाएं मतलब कि जो बड़े उद्योगों हैं उनको ऋण की सुविधा होती है, तो उसके लिए बहुत सारे ट्रस्ट या फिर संगठनों का निर्माण किया गया ताकि इन संगठनों के द्वारा उनको क्या है ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और लोग नए से नए उद्योग स्थापित करने के लिए क्या हो प्रेरित हो। ठीक है। तीसरा है बुनियादी उद्योगों की स्थापना। देश में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए भारत सरकार ने बुनियादी उद्योगों की स्थापना पर बहुत जोर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र में 1951 में कुल 5 इकाइयाँ थी जो कि 1996 में बढ़कर 264 हो गई। इसी तरह पूंजी निवेश 29 करोड़ रुपए से बढ़कर 118492 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है। तो बुनियादी उद्योगों की स्थापना की गई ताकि वे लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके और बहुत ही कम कीमत पर पूरा कर सके ताकि अधिक डिमांड हो और उद्योग स्थापित करने के लिए लोग प्रेरित हों। ठीक है। चौथा है यातायात के साधनों का विकास। औद्योगिक विकास के लिए यातायात के साधनों का बहुत अधिक महत्व होता है। इस तरह देश में यातायात के साधनों का बहुत अधिक विकास किया गया है ताकि उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया जा सके तथा उसका माल दूर दूर के क्षेत्रों में आसानी से पहुंचाया जा सके। ठीक है। तो चौथा है यातायात के साधनों का विकास किया गया। रोड, रेलवे ट्रैक्स ये सब का निर्माण किया गया, अधिक मात्रा में और बनाए गए और गांव देहातों तक भी रोड्स बनाए गए ताकि जो कच्चे माल है या तो वो गाँवों से शहरों की ओर आसानी से भेजा जा सके और जो दूसरे देशों या दूसरे शहरों से माल मंगवाया जाए उसके लिए उद्योगों को मतलब उद्योगपति को कम से कम यातायात का साधन का जो खर्चा है वो कम हो, इसके लिए यातायात के साधनों का विकास किया गया। ठीक है। पांचवा है बिजली क्षेत्र का विकास। उद्योगों के विकास के लिए सस्ती बिजली शक्ति का होना अति आवश्यक है। इस लक्ष्य के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुमुखी योजनाओं तथा ताप बिजली घरों की स्थापना की गई। बिजली का उत्पादन सन 1951 में 5.1 बिलियन किलोवाट से बढ़कर सन 1996 में 296.7 बिलियन किलोवाट किया गया। बिजली के उत्पादन के बढ़ने से उद्योगों की शक्ति संबंधी आवश्यकताओं के पूरा होने से इनका उत्पादन कई गुना बढ़ा है। ठीक है। तो छठा जो है वो है बिजली क्षेत्र का विकास किया गया। जो बिजली के लिए बिजली का विकास मतलब कि भारत में बहुत कम था, उस पर ध्यान दिया गया और पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इस पर बहुत सारी योजनाएं बनाई गई ताकि बिजली का उत्पादन अधिक से अधिक हो। इसके लिए ताप बिजली घरों का स्थापना किया गया और बिजली के उत्पादन में वृद्धि की गई। ठीक है। तो छठा जो पॉइंट है वो है आविष्कारों की प्रगति तथा आयात प्रतिस्थापन। देश में आविष्कारों की प्रगति के लिए 1960 में आविष्कार उन्नति बोर्ड की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य आविष्कारों के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देना है। इसी तरह विदेशों से कच्चा माल तथा नई तकनीकों में आत्मनिर्भरता के लिए 1966 में आयात प्रतिस्थापन बोर्ड की स्थापना की गई जिसका मुख्य कार्य आयात प्रतिस्थापन को क्या है प्रोत्साहित करना है। ठीक है। सातवां है बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनः बहाल करना। देश में बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनः बहाल करने के लिए औद्योगिक वित्त तथा पुनः निर्माण बोर्ड तथा राष्ट्रीय बहाल फंड स्थापित किए गए। उदाहरण सूती कपड़े का 125 बीमार मिलों के प्रबंध को सरकार ने अपने हाथों में लेकर तथा इसके प्रबंध के लिए राष्ट्रीय टेक्सटाइल्स निगम स्थापित किया गया है। ठीक है। बीमार उद्योग से मतलब होता है कि ऐसे उद्योग जो कि जिनको फंड नहीं मिल पा रहा है या फिर उनका उत्पादन नहीं बिक रहा है जिस कारण कि वो बंद होने की कगार पर है या फिर बंद हो चुके हैं। ठीक है। तो वो लोग क्या होता है बीमार औद्योगिक इकाई कहलाता है। ठीक है। जिस पर सरकार ध्यान दी और उस पर उन लोग को फंड दिया और मतलब उसके लिए बहुत सारे प्रबंध किए और ताकि वो लोग क्या हो फिर से चल सके। ठीक है।
8वां है तकनीकी विकास बोर्ड की स्थापना। 1976 में तकनीकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों का आधुनिकीकरण तथा उच्च स्तरीय तकनीकीकरण अपनाने के योग्य बनाने के लिए विदेशों से पूंजीगत वस्तुएं, तकनीकी ज्ञान, ड्राइंग तथा डिज़ाइन तथा परामर्श सेवाएं संबंधी आवश्यकता प्राप्त कराने की आज़ादी दे दी है। ठीक है, तो इसके बाद जो 8वां है वो तकनीकी विकास बोर्ड की स्थापना किया गया, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, औद्योगिक इकाइयों को क्या है, आधुनिकीकरण तथा उच्च स्तरीय तकनीकीकरण के योग्य बनाना है। ठीक है, यानी कि आज का जो कंपटीशन है उसके योग्य बनाना है, ताकि इसके जो उत्पादन है वो आज के बाज़ारों में के कंपटीशन पर क्या है, खरे उतर सके। ठीक है, 9वां है नई औद्योगिक नीति तथा औद्योगिक विकास। ठीक है, जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया। अब केवल 15 उद्योगों को छोड़कर बाकी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। सन 1999 में केवल 6 उद्योगों को लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। इन उदारवादी नीतियों तथा विदेशी निवेश को भी काफ़ी उत्साहित करने के प्रयत्न किए गए। ठीक है, तो 9वां क्या, नई औद्योगिक नीति तथा औद्योगिक विकास किया गया, जिसके अंतर्गत अब सभी उद्योगों को लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं था, केवल 15 उद्योग ही थे जिसको लाइसेंस लेना ज़रूरी था। ठीक है, 15 उद्योगों को छोड़कर केवल 6 उद्योगों को ही क्या था, लाइसेंस लेने का ज़रूरत था। तो ये था आज का हम लोग का टॉपिक कि जो बड़े उद्योग है उसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, और मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये दूसरों को भी हेल्प करे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।